केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने राज्य में हो रहे केंद्र पोषित योजनाओं के विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के विकास को लेकर खासा संजीदा है और विभिन्न विकास योजनाएं केंद्र के सहयोग से उत्तराखंड में चल रही हैं। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि सड़क और परिवहन के क्षेत्र में कई महत्वाकांक्षी और बड़ी योजनाएं बहुत ही जल्द धरातल पर उतरने वाली हैं। रोड कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तहत पूरे प्रदेश में विभिन्न कार्य योजनाएं संचालित की जा रही हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की सौगात बहुत ही जल्द प्रदेशवासियों को मिलने जा रही है। इसके अलावा कई एलिवेटेड रोड और सड़कों के चौड़ीकरण पर भी अंतिम निर्णय लिया जा चुका है, जिन कार्यों को बहुत ही जल्द अब धरातल पर उतारा जाएगा। पिछले 10 वर्षों के अंदर भारत के इतिहास में रोड एंड हाईवेज मंत्रालय का अपने आप में एक विशेष स्थान पूरे देश में बड़ा है। और नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में आदरणीय गडकरी जी ने जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों में रोड नेटवर्क को पूरे विश्व के मानचित्र में लाने का काम किया है, तो यह अपने आप में एक अभिनव प्रयास था और वो प्रयास का परिणाम हुआ। और देश की जनता आज भूरी भूरी प्रशंसा जहाँ भी जाते हैं हम रोड के मामले में करते हैं। और पिछले दिनों से ये जिम्मेदारी आदरणीय गडकरी जी के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री जी के आदेश के अनुसार मैं कर रहा हूँ। और जो भी मुझे वर्क काम दिया जाता है, हम लोग बड़ी ताकत के साथ, मेहनत के साथ 2047 के विजन को लेकर काम करते हैं। 2047 में विकसित भारत का रोड नेटवर्क कैसा होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी के गाइडेंस से उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि उस समय की जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज 2 लेन का है वो 4 लेन होगा, 4 लेन का 8 लेन 6 लेन होगा। कई नए ग्रीन फील्ड बनाए जाएंगे, तो उस पर हमारी DPR का काम चल रहा है। बहुत सारे हमको ऐसा है जहाँ पर जो शहर बड़े हो गए हैं, शहरों में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। अभी आपका दिल्ली देहरादून का हम जल्दी ही हम उसको माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो बन के तैयार हुआ है, गडकरी जी के आदेश के अनुसार, उसको हम बहुत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत के आगामी विधानसभा का चुनाव न लड़ने के ऐलान को लेकर प्रदेश की सियासत अब गर्मा गई है। उनके इस ऐलान के बाद लगातार भाजपा उन पर हमलावर हो रही है। अब उनके इस ऐलान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी सवाल उठा रहे हैं। उनका मानना है कि ये हरीश रावत का और उनके समर्थकों का एक प्रायोजित कार्यक्रम है, ताकि उनके धड़े के जो कार्यकर्ता हैं वह हरीश रावत को चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने ये भी सलाह दी कि हरीश रावत काफी वरिष्ठ हो चुके हैं, उम्र भी अधिक हो गई है और ऐसे में उन्हें राजनीति से संन्यास की बात करनी चाहिए, ना कि चुनाव ना लड़ने की। देखिए, जिसको चुनाव नहीं लड़ना होता वो आक्रोश में कभी आ नहीं सकता है। उनके आक्रोश में आने का कारण यही है कि वो बोल कुछ और रहे, करेंगे कुछ और जो व्यक्ति 2-2 स्थानों पर चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा रखता हो, वो व्यक्ति आज ये कहे कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, इस बात का आशय है कि कांग्रेस के अंदर वो एक ऐसी टीम खड़ा करना चाहते जो कहें हरीश रावत जी आप चुनाव लड़ो, ना के पीछे हाँ की अपेक्षा वो चाहते हैं। और इसलिए मैंने कहा कि व्यक्ति चुनाव न लड़ना ये शब्द नहीं होता है। मैं राजनीतिक संन्यास ले रहा हूँ, इस बात को कहने की स्थिति में जब हरीश रावत जी आएंगे तब जनता को विश्वास होगा कि हरीश रावत जी इस बात को कह रहे हैं, उसको धड़ में उतारते कि नहीं उतारते। इसलिए मैंने कहा था कि उनकी उम्र इतनी हो चुकी है, उनकी उम्र का अधिकतर लोग ले चुके हैं। उत्तराखंड राजनीति में उनकी उम्र के लोगों ने राजनीति से दूरी बनाई है। इसलिए मैंने एक वरिष्ठ नेता के नाते, कांग्रेस के हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस वरिष्ठ नेता रहे हैं, उनको भी थोड़ा अब हिम्मत दिखाकर राज्य के हित में दल से ऊपर उठकर विचार करना चाहिए और वो राजनीतिक संन्यास लें और सकारात्मक रूप से भारतीय जनता को अब तो लगातार बीजेपी की सरकार आने वाली है। जहां भी 2 बार कांग्रेस हारी है, तीसरी बार कभी नहीं आई है, ये अभी तक का इतिहास है। इसलिए तय मान के चलिए बीजेपी ने फिर आना है और मैं ये अपेक्षा हरीश रावत जी से करता हूं कि बीजेपी की सरकार के भविष्य की सरकार के लिए उनके कुछ सुझाव हैं तो जरूर मुख्यमंत्री को देने चाहिए। और कांग्रेसी बनकर यह कहना है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, यह एक प्रकार से वो प्रेशर मेंटेन करना चाह रहे हैं कि कुछ उनके दल के एक ग्रुप खड़ा हो। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि अब वे चुनाव लड़ेंगे नहीं बल्कि लड़ाएंगे। अब उनकी इस बात को लेकर भाजपा लगातार उन पर हमलावर है।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हरीश रावत पर हमला करते हुए कहा कि पहले तो उन्हें अपनी उम्र का लिहाज करते हुए राजनीति से इस्तीफा दे देना चाहिए। रही बात चुनाव लड़ने की, तो हरीश रावत कांग्रेस में ऐसे लोगों को खड़ा करना चाहते हैं जो कहें कि आप चुनाव लड़ें। चुनाव नहीं लड़ना होता, वो आक्रोशक भी आ नहीं सकता है। उनके आक्रोश में आने का कारण यही है कि वो बोल कुछ और रहे, करेंगे कुछ और जो व्यक्ति दो दो स्थानों चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा रखता हो, वो व्यक्ति आज ये कहे कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, इस बात का आशय है कि कांग्रेस के अंदर वो एक ऐसी टीम खड़ा करना चाहते जो कहें हरीश रावत जी आप चुनाव लड़ो, ना के पीछे हाँ की अपेक्षा वो चाहते हैं। और इसलिए मैंने कहा कि व्यक्ति चुनाव न लड़ना ये शब्द नहीं होता है। मैं राजनीतिक संन्यास ले रहा हूँ इस बात को कहने की स्थिति में जब हरीश रावत जी आएंगे तब जनता को विश्वास होगा कि हरीश रावत जी इस बात को कह रहे हैं, उसको धड़ा उतारते कि नहीं उतार। इसलिए मैंने कहा था कि उनकी उम्र इतनी हो चुकी है, उनकी उम्र का अधिकतर लोग ले चुके हैं। उत्तराखंड राजनीति में उनकी उम्र के लोगों ने राजनीति से दूरी बनाई है। इसलिए मैंने एक वरिष्ठ नेता के नाते, कांग्रेस के हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कांग्रेस वरिष्ठ नेता रहे हैं, उनको भी थोड़ा अब हिम्मत दिखाकर राज्य के हित में दल से ऊपर उठकर विचार करना चाहिए और वो राजनीतिक संन्यास लें और सकारात्मक रूप से भारतीय जनता को अब तो लगातार बीजेपी की सरकार आने वाली है। यहाँ भी 2 बार कांग्रेस हारी है, तीसरी बार कभी नहीं। देहरादून में कांग्रेस कार्यालय में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 61वीं पुण्यतिथि मनाई गई। वहीं उनकी तस्वीर पर फूल अर्पित कर उनके कामों को याद किया गया। कार्यक्रम में मौजूद सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि पंडित नेहरू हमेशा स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक उत्थान के लोकतांत्रिक सिद्धांतों के पक्षधर रहे। तो देखिए, कार्यकर्ताओं ने उनके पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया है। जिस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू की यहां पर पुण्यतिथि मनाई गई और इस अवसर पर भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और साथ ही सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में उनके पद चिन्हों पर चलने का आह्वान भी किया। प्रदेश में अब सरकारी अधिकारियों को नई जिम्मेदारी मिलने जा रही है। दरअसल प्रदेश के 40 वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अपनी प्रथम नियुक्ति स्थल को गोद लेंगे, जिसके लिए शासन ने इसको लेकर एक लिस्ट तैयार कर ली है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने इस संबंध में सभी प्रमुख सचिव, अपर सचिवों को इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। अधिकारी गोद लिए हुए क्षेत्र में उसके विकास के लिए क्षेत्र में कार्यरत एनजीओ, सिविल सोसाइटी और स्थानीय लोगों से सहयोग ले सकते हैं। आम व्यक्ति की भी विकास में सहभागिता हो और हमारी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं और माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं वो भी विकास की यात्रा में सहभागी बने। इसको लेकर के लगातार अनेकों प्रयास आदरणीय मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए हैं, हमारी केंद्र सरकार के द्वारा भी किए गए हैं और उसी के अनुरूप जिस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा माननीय सांसद गणों को अपने लोकसभा क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष किसी न किसी गांव को गोद लेकर के उसके संपूर्ण विकास, वहां पर संसाधनों का अधिक से अधिक विकास हो, इसको लेकर के योजना बनाई गई। उसी के तहत आदरणीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर उत्तराखंड में भी जो हमारे आईएएस ऑफिसर हैं जिनकी प्रथम नियुक्ति जिस स्थान पर भी हुई है वहां पर उस कार्य क्षेत्र में वो किसी गांव को गोद लेकर के उसके विकास के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। वहां पर हर प्रकार से विकास की किरणें पहुंचे, विकास की ओर वो गांव आगे बढ़े, इसको लेकर के योजना बनाई गई है। निश्चित रूप से ये प्रदेश के विकास के लिए और आम आदमी विकास की यात्रा में सहभागी बने और हर अधिकारी उस यात्रा में सहभागी बने, इसको लेकर के बहुत महत्वाकांक्षी योजना प्रदेश। उत्तराखंड लेखपाल संघ ने अपनी मांगों को लेकर 3 दिन का कार्य बहिष्कार कर दिया। इस दौरान लेखपाल संघ के कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर
नारेबाजी करते नजर आए। दरअसल राजस्व परिषद ने सभी लेखपालों को 1 महीने के भीतर ही अंश निर्धारण का काम पूरा करने का समय निर्धारित किया है, जिसको लेकर लेखपालों का कहना है कि खासकर मैदानी इलाकों में उनके पास संसाधनों की बेहद कमी है। लेखपाल संघ की मांग है कि सभी लेखपालों को लैपटॉप और असिस्टेंट जैसे जरूरी सुविधाएं दी जाएं, जिससे कि समय पर जनता का कार्य पूरा किया जा सके। तो लेखपाल संघ कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर जो है यहाँ पर बातचीत की है। लेखपालों को लैपटॉप मिले, तमाम सुविधाओं को लेकर यहाँ पर बातचीत की गई है। लेखपाल संघ ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। ये सभी भारी संख्या में एकत्रित हुए और अपनी मांगों को लेकर जो है प्रदर्शन किया, नारेबाजी करते ये नजर आ रहे हैं। तमाम जो सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए जिसका वो जिक्र कर रहे थे, लेकिन उन्हें तमाम सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं आक्रोश इनमें है और अब ये जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और अपनी जल्द से जल्द मांगों को पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को भी साल 2019 में शुरू हुए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 100 शहरों में शुमार होना था। हालांकि इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन 2024 तक थी, लेकिन राजधानी में अब तक स्मार्ट सिटी का काम पूरा नहीं हुआ है। वहीं इस प्रोजेक्ट को लेकर अधिकारी एक दूसरे के ऊपर अधूरे कार्यों का ठीकरा फोड़ने में व्यस्त हैं। जिलाधिकारी सवन बंसल का कहना है कि जिला प्रशासन की ओर से स्मार्ट सिटी का काम पूरा हो चुका है और जो काम बचा हुआ है वो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आता है, जिसके लिए 1 साल की डेडलाइन और है। ड्यू एग्रीमेंट के साथ काम दिया गया है। इसमें उनको कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं या कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसमें समय समय पर उनका रिजॉल्व करवाया जाता है। इसकी टाइमलाइन हमारे अगले साल तक ड्यू है और विद इन दैट टाइमलाइन ये प्रयास किया। मैजिक जैसे तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स को चलने के लिए एक निर्धारित रूट तय किया गया है, लेकिन वाहन चालक कई बार अपने रूट से अलग चलते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से कई बार ट्रैफिक और जाम की समस्या बनी रहती है। वहीं समस्या से निजात पाने के लिए आरटीओ विभाग ने इन वाहनों पर जीपीएस लगाने के निर्देश दिए थे। आरटीओ अधिकारी संदीप सैनी ने बताया कि जिन वाहनों को नए परमिट दिए गए हैं उनको भी जीपीएस लगाने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि इस मामले को लेकर जल्द ही पूरे शहर में चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। 450 व्हीकल्स ऐसे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मैजिक के जिनको नए परमिट दिए गए हैं। इनमें जीपीएस सिस्टम हमारा लगा हुआ है। इसमें हमने अपनी टीम गठित कर दी है जो इसमें मॉनिटर करेंगे कि वो अपने रूट पे चल रहे नहीं चल रहे। अगर वो रूट पे नहीं चलेंगे तो उनका चालान किया जाएगा और अगर वो दोबारा उसको रिपीट करेंगे अपने ऑफेंस को तो उसमें उनके परमिट की निरस्तीकरण के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और इससे आगे जो हमारी ये स्टेज कैरेज की छोटी गाड़ियाँ हैं, हम जो हमारी स्मार्ट सिटी की बसेज़ हैं या हमारी सिटी बसेज़ हैं, हम इसमें भी ये प्रयास करेंगे कि ये भी सारे जीपीएस में एनरोल हों, जिससे हम शहर के ट्रैफिक की व्यवस्था को भी हम। और अब खबर विकासनगर से है, जहां पर चक्राता के मशहूर टाइगर फॉल में अचानक पेड़ गिरने से एक महिला सहित 2 अन्य लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कई अन्य लोग घायल भी हुए हैं। अचानक भारी भरकम पेड़ गिरने से चीख पुकार मच गई। पेड़ गिरने के साथ कुछ पत्थर भी गिरे। आपको बता दें कि इस घटना में सुजो गांव निवासी 50 वर्षीय गीताराम और दिल्ली निवासी अलका की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घायलों को तुरंत ही एम्बुलेंस के माध्यम से चक्राता अस्पताल ले जाया गया। बढ़ेंगे आगे। देहरादून के कॉलगढ़ क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक परिवार के 7 लोगों ने एक साथ आत्महत्या कर ली। ये परिवार कई सालों से देहरादून में रह रहा था और बाद में ये परिवार पंचकुला चला गया। जानकारी मिली है कि परिवार के ऊपर काफी कर्ज था, जिसके चलते परिवार के लोगों ने आत्महत्या का कदम उठाया। वहीं जब इस घटना को लेकर पड़ोसियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस घटना को लेकर कोई भी भनक तक नहीं लगी। व्यवहार अच्छा था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इस तरह का काम करेंगे, ऐसे तो नहीं थे। आपको कब पता चला? अभी पता चला सुबह आए, उन्होंने प्रवीण मित्तल का पूछा घर कहाँ है। हम नाम तो जानते थे, तो मैंने कहा यहाँ तो कोई मित्तल नहीं रहते, तो वो तो 3 साल पहले ही चले गए यहाँ से।
और नाम से कभी नहीं, हम एनजीओ वाले जानते थे बस। और ना लड़ाई झगड़ा दिखा उनका आपस में, ना कोई लव मैरिज थी दोनों में। कितने लोग रहते थे यहाँ पर? 7 लोग। हाँ। बच्चे कितने थे? 3 बच्चे थे, 2 लड़कियां 1 लड़का। कभी लड़ाई झगड़े की ऐसी तो मैं चीजें कहते सामने रही, आई? हमें तो ये उम्मीद ही नहीं थी, उम्मीद ही नहीं थी कभी झगड़ा हुआ होगा इनका आपस में कभी। कभी लगा कि ये परिवार इस तरह का कदम उठा सकता है? नहीं, ये तो नहीं थी उम्मीद, पर मेरे का घर खाली करा, कोई फाइनेंशियल दिक्कत ना हो। मैं उनके घर गई, मैं कहा कहीं और घर ढूंढवाऊंगी, पता लगा के गई उनके घर। मैं कहा तुमने खाली क्यों करा? कह रही उन्होंने किराया बढ़ा दिया था। मैं कहा एक बार मेरे से तो बात करते, मैं कहीं और नजदीक देख लेती, सस्ता क्या। कभी ऐसा देखा कोई संदिग्ध लोग आते जाते रहते हो उनके घर पे? और वैसे हमें आदत भी नहीं है बाबू, हम काम में अंदर बिजी रहते, पता ही नहीं चलता बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हो सकता है कोई आते हो कर्जे वाले आए हो तो देखा नहीं। हाँ। वैसे उन्हें कभी प्रॉब्लम सिकंदरपुर में मुस्लिम राजपूत समाज के लोग खुद को भगवान राम और महाराणा प्रताप के साथ जोड़कर एक नई पहल की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस समाज के लोगों ने महाराणा प्रताप के नाम पर गांव का द्वार और गांव में महाराणा प्रताप की मूर्ति की स्थापना करने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि सिकंदरपुर में मुस्लिम राजपूत समाज के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत शामिल हुए। उन्होंने कहा कि मुझे बेहद खुशी है कि आप लोगों के द्वारा खुद को भगवान राम, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान के साथ जोड़ा गया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जल्द ही सिकंदरपुर गांव का द्वार और महाराणा प्रताप की मूर्ति की स्थापना करने में सहयोग का आश्वासन दिया है। देखिए, मुस्लिम राजपूत समाज के लोगों ने जो है ये मांग की थी महाराणा प्रताप की मूर्ति की स्थापना करने की। अब लगातार जो है ये मांग उठ रही है और इसको लेकर लोग जो हैं अब एक स्वर में आवाज़ भी उठा रहे हैं और इसको लेकर सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। यहाँ पर सांसद ने मूर्ति स्थापना में सहयोग करने का इन लोगों को आश्वासन दिया है, जो कि लंबे समय से ये लोग मांग कर रहे थे और अब इन्हें आश्वासन मिल चुका है। इलेक्शन के दौरान भी कुछ मिले और फिर अभी लगातार प्रत्येक साल में मिलता रहता है सब। तो उन्होंने प्रस्ताव यहाँ पर जो रखा है और उन्होंने मुझसे कहा कि हम लोग गोत्र है महाराणा प्रताप से हम लोग जुड़ते हैं और इसलिए चाहते हैं कि गांव में महाराणा प्रताप के नाम से कुछ होना चाहिए। मुझे भी पता है कि यहाँ पर स्कूल है, उसमें काफी जमीन स्कूल के पास है, तो उसमें महाराणा प्रताप की प्रतिमा लग जाए। गांव का जो द्वार है वो महाराणा प्रताप के नाम से प्रवेश द्वार बन जाए। तो मैंने कहा ठीक है, आप इसमें गांव के लोगों की भी सहमति होना बहुत जरूरी है। आज इसी निमित्त में यहाँ पर आया हूँ और मुझे खुशी हुई कि गांव के लोगों ने अपने आप को महाराणा प्रताप से जोड़ा है और उन्होंने एक डिमांड मैंने सबसे कहा है कि आप हर घर का इसमें योगदान होना चाहिए, चाहे 10 रुपया हो, 5 रुपया हो, 20 रुपया हो, 100, जिसका जैसे 1000 भी दे, तो हर किसका योगदान होना चाहिए और बाकी जो ऊपर की आवश्यकता होगी। भीषण गर्मी के बीच जंगली जानवरों को प्यास बुझाने के लिए हरिद्वार वन विभाग की ओर से एक बड़ी पहल की गई है। विभाग ने जानवरों को पानी पीने के लिए वाटर होल्स तैयार किए हैं। इन वाटर होल्स और छोटे तालाबों से पानी पीकर वन्यजीव अपनी प्यास बुझा रहे हैं। हरिद्वार वन विभाग की श्यामपुर रसियाबड़ रेंज में कुछ नए वाटर होल्स भी बनाए गए हैं। इसके साथ ही बोरिंग कराकर ट्यूबवेल के जरिए इन तालाबों में पानी भरा जा रहा है। जैसा कि अब गर्मियों का सीज़न बढ़ रहा है, तो हमारे द्वारा समस्त वन क्षेत्र अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि उनके रेंज में जितने भी तालाब और वाटर होल्स हैं उसमें नियमित रूप से पानी की व्यवस्था की जाए। इसी क्रम में पिछले वर्ष हमारे द्वारा लगभग 5 बड़े तालाबों में जो है बोरिंग भी कराई गई है और जिसमें बोरिंग के माध्यम से हाथियों के लिए जो है वाटर होल्स को भरा जा रहा है। साथ ही साथ जो छोटे वाटर होल्स हैं उसमें टैंकर के माध्यम से भी जो है वो पानी की आपूर्ति की जा रही है। जैसा कि अब गर्मियों का सीज़न बढ़ रहा है